जी हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? हाँ, वॉइस आ रही मेरी? बताइए जल्दी से। अपन लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। उसकी कुछ बातें पढ़नी बाकी है तो आज पढ़ ले। हाँ, आवाज़ आ रही क्या? बताइए जल्दी। क्या वॉइस आ रही है सही से? ठीक है। तो हम लास्ट में पढ़ रहे थे और आपको ये थोड़ा सा पता होगा कि हम लोगों ने क्या किया। हम लोगों ने कुछ ड्रग पढ़ी थी। उस ड्रग का नाम था रिफाम्पिसिन के बारे में पढ़ लिया। फर्स्ट लाइनर की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट लाइनर की बात कर रहा हूँ। रिफाम आइसोनाइजाइड के बारे में पढ़ लिया, इथोम्ब्यूटोल के बारे में पढ़ लिया, पायराजिनामाइड के बारे में पढ़ लिया, स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे ना। हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में पढ़ रहे थे। याद आया आपको? हाँ, आप सर अचानक कैसे आ गए? क्या हो गया? अचानक आना सही बात नहीं है। हाँ, शेड्यूल क्लास अशोक सर की थी, लेकिन सर के कोई थोड़ा काम हो गया तो सर की जगह मैं आ गया हूँ। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, 5वीं ड्रग का नाम है फर्स्ट लाइनर स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो लिख लो भाई, स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में क्या बात पढ़नी है। तो लिखो, स्ट्रेप्टोमाइसिन अमाइनोग्लाइकोसाइड की ड्रग है। अमाइनोग्लाइकोसाइड ग्रुप एंटीबायोटिक है। पता आपको? ये बहुत ज़्यादा ऑटोटॉक्सिक है। ऑटोटॉक्सिक का मतलब ये डेफनेस करेगी। इसका मतलब ये 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज करेगी। इसका मतलब ये वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व को डैमेज करेगी। इसका मतलब ये, और ये ड्रग इंजेक्टेबल होती है, आईवी नहीं दी जा सकती, ये भी आपको पता है। इंजेक्टेबल में आईएम दी जाती है, ये भी आपको पता है। ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ये भी आपको पता है, क्योंकि ये टेरेटोजेनिक ड्रग है। प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते इसको। ये टेरेटोजेनिक, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, उसको हम क्या बोलते हैं? टेरेटोजेनिक ड्रग है, ये भी आपको पता है। अगली बात, ये ड्रग पेरिफेरल न्यूरोपैथी करती है। एक और साइड इफेक्ट लिख दो, यहां लिख देना साइड में, ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी करती है। मतलब न्यूराइटिस भी करती है। ये हो गया आपका ऑटो। क्या लिखा आपने? इशरत खान स्पेलिंग अलग लिखी। ऑटो का मतलब सेल्फ लिख दिया आपने। मैंने ऑटो बोला है। ऑटो अलग है, ऑटो अलग है। आप गलत जा रहे हो, आप गलत जा रहे हो। ऐसे नहीं बोलने का। ऑटो अलग होता है, ऑटो अलग होता है ना। ऑटो टॉक्सिक बोला मैंने, OTO, ऑटो। ऑटो मतलब ईयर, ऑटो मतलब ईयर के लिए टॉक्सिक है। सही बात है। क्लियर हो गया इतना? अब ये सारी ड्रग थी फर्स्ट लाइनर। अब सेकंड लाइनर में कौन कौन सी आती है, प्लीज ध्यान दो। सेकंड लाइनर में कौन कौन सी आती है, मैं बता देता हूं आपको। हाँ, सेकंड लाइनर में कौन कौन सी ड्रग आती है मैं बता ही देता हूं आपको। देखो नेक्स्ट, सेकंड लाइन में बहुत सारी ड्रग आएगी। सेकंड लाइनर ड्रग, एक फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप आता है। आपने फार्माकोलॉजी पढ़ लिया? बताना। वो सेकंड लाइन में आता है। कौन सा? फ्लोरोक्विनोलोन का मतलब जिसके पीछे फ्लोक्सासिन लगता है, जिसके पीछे फ्लोक्सासिन लगता है, जैसे लीवोफ्लोक्सासिन। सबसे मोस्ट कॉमन सेकंड लाइनर टीबी ड्रग मॉक्सीफ्लोक्सासिन। बहुत सारे फ्लोक्सासिन होते हैं।
लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, गैटिफ्लॉक्सासिन, पीफ्लॉक्सासिन, स्पारफ्लॉक्सासिन, बेलोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, बहुत सारे फ्लॉक्सासिन। यूट्यूब वाली क्लास 8:30 पे होगी, रोजाना शाम का वही टाइम है, वहीं पे होगी, है ना। एक ये हो गया सेकंड लाइनर। एक आती है साइक्लोसेरिन, ये पहले एंटीबायोटिक हुआ करती थी, फिर सेकंड लाइनर में आ गया। एक आती है कैप्रोमाइसिन, एक आती है कान्नामाइसिन, ये ऐसा करके ये किसकी ड्रग है, सेकंड लाइनर की ड्रग है। वॉइस कम आ रही, मैं धीरे बोल रहा हूँ थोड़ा, है ना। कोई बात नहीं, मेरी वॉइस आ रही है ना, धीरे फर्क से क्या फर्क पड़ता है आपको, वॉइस आनी चाहिए। आप सभी समझदार लोगों को वॉइस आनी चाहिए ना। थोड़ी कम आएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा आपको, कुछ फर्क पड़ेगा। आनी चाहिए तो आ रही है, बस ऐसे ध्यान रखो कि वॉइस आ रही है। वॉइस आ रही है मीन्स आ रही है। थोड़ी धीरे आ रही तो ठीक है ना, अच्छी लग रही होगी वॉइस। ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने पे वॉइस अच्छी नहीं लगती होगी, ये भी है। मॉर्निंग पे क्लास होगी यूट्यूब वाली, अभी भी होगी होगी, और सबके शानदार सवाल आएंगे, डोंट वरी, मस्त आएगा। हाँ आगे बढ़े। मैं बिल्कुल भी नहीं लग रहा हूँ थका हुआ, जानबूझ के धीरे बोल रहा हूँ ताकि आप लोग मेरे धीरे बोलने को सहन करते हो कि नहीं करते हो, मैं देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि क्या धीरे बोलने पे आपको अच्छा लगता है। वेरी गुड। हाँ प्रिया ने बोला क्यूट क्यूट वॉइस। चलो भी, थैंक यू। आगे बढ़े, साइड में हो जाऊँ, लिख लिया होगा तो। अब देखो, अब मैं आपको समझा रहा हूँ कुछ और पॉइंट समझा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं कुछ और पॉइंट समझा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप थोड़ा सा है ना कंसंट्रेट करना पड़ेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। अगर अब आपने कंसंट्रेट नहीं किया तो मामला बिगड़ जाएगा। अभी तक तो सब ठीक था मामला, अब आपने नहीं किया तो मामला बिगड़ जाएगा। अब सुनो, हाँ थोड़ी वॉइस बढ़ाओ कि हमें ईयरफोन नहीं लगाने पड़ेंगे। तुम किसी और से बातें करते हो तो बेचारे ईयरफोन के ऊपर 2-2 घंटे तक थूकते रहते हो, ऐसे 2 घंटे तक ईयरफोन को मुंह पे लगा के रखते हो, तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती। जब हमारी क्लास लेते हो तो ईयरफोन लगाने में आपको दिक्कत होती है। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात बोली आपने। चलो जी, अब मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब देखो थोड़ी सी एक स्लाइड है, छोटी आएगी, छोटी। इम्पोर्ट हेडिंग लगाओ, इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड ड्रग। टीबी रिलेटेड ड्रग के इंपॉर्टेंट पॉइंट 15 पॉइंट लिखाऊंगा, 15 पॉइंट लिखाऊंगा, 15, और 15 के 15 गोल्डन पॉइंट है। कौन से है गोल्डन पॉइंट, कौन से गोल्डन पॉइंट। चलो स्टार्ट करूं, बताऊं आपको, लगाऊं क्या। हाँ इधर आओ सभी, इधर आइए, हाँ इधर आओ। देखो मैं, थोड़ी छोटी है स्लाइड, कोई चूं चपट नहीं करेगा, नहीं दिखे तो जूम करके पढ़ लेना बाद में, क्योंकि एक स्लाइड में सब है इसलिए थोड़ी छोटी हो सकती है, इसीलिए कोई पंचायती ना करें। पहला, इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, दिख रहा है क्या। इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, गोल्डन पॉइंट सुनो। पहला, सबसे ज्यादा इफेक्टिव एंटी ट्यूबर, ये क्यों का मतलब क्वेश्चन है ना, आप क्यों मत लिखना, मैं हर एक के पीछे क्यों लिखा हुआ है आप मत लिखना है ना। क्यों का मतलब है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों का मतलब है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इधर आओ, मोस्ट इफेक्टिव एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इज रिफाम्पिसिन, पहला सवाल। सबसे ज्यादा बैक्टीरियोसिडल इज रिफाम्पिसिन। सबसे ज्यादा टॉक्सिक इज आइसोनियाजिड।
सबसे खतरनाक टॉक्सिक बोला इसमें। टॉक्सिक का मतलब जहरीली। नहीं होगा जूम का, नहीं करूंगा मैं, लिखना है तो लिखो, है ना। और देखो, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कॉजिंग रैपिड स्प्यूटम, जल्दी स्प्यूटम को पॉजिटिव से नेगेटिव कौन ला सकती है? आइसोनियाजाइड। कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग ऑरेंज कलर सिक्रेशन या यूरिन करती है? रिफाम्पिसिन। कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग रेसिस्टेंट डेवलप होता है? आइसोनियाजाइड। कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग एड्स पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है जब प्रोटीएज इनहिबिटर चल रहा है? रिफाम्पिसिन। सुनना, एड्स का मरीज है और उसको प्रोटीएज वाली ड्रग चल रही है तो रिफाम्पिसिन। और कोई शर्त नहीं है, कोई शर्त नहीं है, कोई शर्त नहीं है। हमें स्लो बताऊंगा, एकदम एकदम स्लो बताऊंगा, डोंट वरी। तो इसमें ये है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन HIV। इसके पीछे डबल स्टार लगाओ, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, फोर्थ स्टार, 5 स्टार लगाओ। एक सेकंड थर्ड लाइनर में आती है थायोसिटाजोन। ये ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है एड्स के मरीज में, चाहे प्रोटीएज चले चाहे प्रोटीएज ना चले, चाहे प्रोटीएज चले चाहे प्रोटीएज ना चले। मैं जूम कर दूंगा, लो भाई जूम कर दूंगा, डोंट वरी। आप पहले समझ लो फिर जूम कर दूंगा। ये लो, ये लो जूम, ये लो जूम। अब खुश हो आप? कौन सी है मोस्ट इफेक्टिव एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग? रिफाम्पिसिन। आया समझ में? अब दिख रहा है क्या? दूसरा, मोस्ट बैक्टीरियोसिडल एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इज रिफाम्पिसिन। ये दिख रहा है क्या? हाँ। तीसरा, मोस्ट टॉक्सिक मतलब है जहरीली एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग आइसोनियाजाइड। ये दिख रहा है क्या? नेक्स्ट, कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग रैपिड स्प्यूटम को कन्वर्ज करवाती है? आइसोनियाजाइड। ये दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है। कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग ऑरेंज कलर का डिस्कलरेशन करती है? रिफाम्पिसिन। कौन सी है? रिफाम्पिसिन। ये दिख रहा है क्या? कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग रेसिस्टेंट डेवलप होता है? आइसोनियाजाइड। दोनों का पूछ ले कौन सी, दोनों बतानी है। पहले किसका होता है? आइसोनियाजाइड। किससे होता है? रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजाइड दोनों से होता है। अब सुनो, कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, इधर आओ थोड़ा, ये इसका नेक्स्ट लाइन लिखो। ये देखो, एंटी ट्यूबरकुलर बैक्टीरियल ड्रग एड्स के पेशेंट में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है अगर पेशेंट के क्या चल रहा है? प्रोटीएज इनहिबिटर चल रहा है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन एड्स पेशेंट अगर क्या चल रहा है? प्रोटीएज इनहिबिटर चल रहा है। मतलब एड्स के मरीज में ड्रग चलती है, प्रोटीएज चलती है, न्यूक्लियोसाइड चलती है, नॉन न्यूक्लियोसाइड चलती है। तो प्रोटीएज वाली चलती है तो रिफाम्पिसिन मना है। लेकिन जब ये शर्त नहीं लगा रखी है, हमने ये शर्त हवाओं से लगा रखी है, आपने कोई शर्त नहीं लगा रखी है, सीधा बोल दिया कि एड्स के मरीज में कौन सी ये एंटी टीबी ड्रग नहीं देनी है, फिर तो ये आंसर है। और ये चल रही है तो इसके साथ साथ में ये भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। आया समझ में? आ गया सर, समझ आ गया सर, जूम आउट करो सर, सर समझ आ गया है। ये लो, ठीक है। अब ठीक है, अब दिख रहा है? अब किसी को डाउट नहीं? जूम
आउट करो, सॉरी कर लिया। अब नेक्स्ट हो गया। हाँ, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कंटेन इन ऑल फेज ऑफ ऑल कैटेगरी। ऐसी कौन सी ड्रग है जो पहले दिन से लेके लास्ट डे तक बंद नहीं होती है, कंटिन्यू चलती 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 है। ये दो ड्रग कभी बंद नहीं होती, रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजाइड कभी बंद नहीं होती, कंटिन्यूस चलती है, कभी बंद नहीं होती, कभी बंद नहीं होती, कंटिन्यूस चलती है। अब मैं बताऊंगा कब चलती है कब नहीं चलती, ये आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब अच्छा, लास्ट पॉइंट समझ में नहीं आया, लास्ट पॉइंट इस लाइन को समझाता हूं। एक मरीज है जिसको HIV एड्स है, HIV एड्स में चलती है ड्रग एफीवेरानेज, ऐसे करके 4-5 ड्रग चलती है। अगर वो ड्रग चलती है तो रिफाम्पिसिन नहीं देना है मरीज को। अगर एड्स वाले को टीबी हो गया तो ये रिफाम्पिसिन नहीं देना है। और अगर पूछ ले कि एड्स है कौन सी नहीं दोगे, कोई शर्त नहीं है कि कौन सी चल रही है एंटी एड्स ड्रग, तो सीधा बोलोगे हम थायोसिटाजोन नहीं देंगे। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। तो ये आ गया, ये कंटिन्यूस चलती है, ये रिफाम्पिसिन और आइसो कभी बंद नहीं होती, पूरे डॉट्स में कभी भी बंद नहीं होती। नेक्स्ट, इंजेक्टेबल कौन सी है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। प्रेगनेंसी में कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। बच्चों में कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? इथाम्ब्यूटोल। कौन सा कलरलेस करती है भाई बच्चों में? देखो ये मैंने छोड़ रखा था, याद करो, रेड ग्रीन। बच्चे लाल और हरा नहीं देख पाएंगे, लाल और हरा, बच्चे को कलर विजन लॉस होता है, लाल और हरा नहीं देख पाएंगे बच्चे। कौन सा कलर लॉस? कलर विजन, रेड ग्रीन, इथाम्ब्यूटोल, ऑप्टिक न्यूराइटिस, बैक्टीरियोस्टेटिक। याद करो, याद हुआ क्या? कौन सा कलर विजन, सवाल पूछूंगा मैं एग्जाम में। कौन सी 8वीं क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। हो गया सब? सब हो गया। और जूम करो इनके, लो भाई और जूम करो। यहाँ पे येलो ग्रीन आएगा, ब्लू रेड आएगा, रेड ऑरेंज आएगा, कुछ भी आ सकता है आपको, मुझे नहीं पता, आपको अपने हिसाब से रेड ग्रीन याद करना है। क्या याद करना है? अरे एक ही स्लाइड थी, क्या आईज पेन करने लग गई बेवकूफों। एक स्लाइड में इतनी काफी सारी चीजें पड़ी हुई है, दो चीज नहीं बताई है, दो चीज नहीं बताई है, उसमें भी सहन नहीं हो रहा तुम लोगों को, तुम बेवकूफ हो। दो चीज नहीं बताई है, देखो सब पड़ी हुई है, ये पता है, ये भी पता है, ये पता था, ये चीज नहीं है, एक ये चीज नहीं है, अब एक ये चीज नहीं है, बाकी सब पता है, रेड ग्रीन नया है। याद हो गया, जो चीज नहीं आती है बस वही पढ़ना है। वेरी गुड, आगे बढ़े।
अब देखो नेक्स्ट, डॉट्स का रेजिमेन इंटरमिटेंट चलता है। इंटरमिटेंट का मतलब क्या हुआ? इंटरमिटेंट का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब देखो HRZE ये तो कॉन्टिन्यूस चलेगा, बीच में ZE बंद हो गया देखो, इसलिए इसको इंटरमिटेंट बोलते हैं। मैंने बताया था ना, मैं आपको बताऊंगा कि इंटरमिटेंट रेजिमेंट का मतलब क्या होता है कि ऑल ड्रग्स ऑल टाइम नहीं चलती, सिर्फ दो ड्रग ही ऑल टाइम चलती है, R और I, रिफाम्पिसिन आइसोनियाजाइड, सारी ड्रगें नहीं चलती है। देखो ये, अब देखो इसका मीनिंग समझो। डॉट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, कैटेगरी 3 को एक में मर्ज कर दिया, 4 को MDR-TB बोलते हैं, 5 को XDR, टोटल 5 कैटेगरी है। मेरी बात सुने, टोटल कैटेगरी 5 है, प्लीज मेरी बात सुन रहे हो आप, मैं क्या बोल रहा हूं? टोटल कैटेगरी 5 है, कैटेगरी 1 और 3 सेम है, 2 का मतलब ये लिख रखा है, 3 को MDR-TB, 4 को MDR-TB बोलते हैं, 5 को XDR-TB बोलते हैं। सबका ट्रीटमेंट बता दूंगा आपको, 1 मिनट ध्यान देना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। अब कैटेगरी 1 का मतलब है, आंखें बंद करके सोच लो, न्यू पेशेंट। कैटेगरी 2 को मान लो रिलैप्स पेशेंट। बस इतने से मामला बन जाएगा। पहली कैटेगरी खतरनाक होती है, जिंदगी में पहली बार पेशेंट हुआ इसलिए इसको रेड कैटेगरी में मानते हैं, और दूसरे वाले को ब्लू बोलते हैं। अब पहली कैटेगरी नया पेशेंट है तो टोटल ट्रीटमेंट 6 महीने देते हैं, और कैटेगरी 2 को टोटल ट्रीटमेंट 8 महीने देते हैं, क्योंकि ये रिलैप्स केस है। क्योंकि ये स्ट्रेप्टोमाइसिन कौन सी नर्व को डैमेज करती है, ये आ गया नागेश वापस पूछने। अभी बताया 8वीं क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है, अभी बताया ओटोटॉक्सिक होती है, अभी बताया वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व को डैमेज करती है, अभी बताया ऑडिटरी ओटोटॉक्सिक है। यहाँ कान को कौन सी नर्व मिलती है? क्या 1 नंबर मिलती है? क्या ही पर्सन है, क्या ही पूछते हैं सवाल, पूछते हुए भी शर्म नहीं आती कि क्या पता लोग क्या सोचेंगे। कुछ भी पूछते हैं, कुछ भी, थोड़ा बहुत दिमाग लगा के पूछो ताकि दूसरे वाले सोचे कि अरे यार क्या पूछ लिया इसने। अब इधर आओ, दो कैटेगरी, एक है कैटेगरी 1, पहली बार पॉजिटिव आया या पॉजिटिव नहीं आया लेकिन सिम्टम्स है, पहली बार नया केस, कोई भी नया केस मतलब कोई भी नया केस, कोई भी न्यू केस, कितना महीना? 6 महीना। कितने महीने बाद टेस्ट करेंगे? 2 महीने बाद नेगेटिव आ जाता है तो 2 महीने बाद टेस्ट करेंगे, इसमें 3 महीने बाद करेंगे, इसमें 2 महीने बाद करेंगे। अब देखो, अब इसमें 6 महीना देंगे, कितना महीना देंगे? 6। अब इसको याद करो, देखे सॉरी, कितना महीना देंगे? 6 महीना। इधर आओ, हाँ मैं बता रहा हूं, कोष्टक के बाहर कोष्टक के अंदर। यहां क्या लिखा है, मैं जोर से लिख रहा हूं, ऐसे लिखा है 2HRZE और 3 लिखा है यहां पर, और नीचे लिखा है 4HR3। इसका मतलब नहीं पता ना आपको? इसका मतलब नहीं पता ना? मैं समझाता हूं। जो ये ब्रैकेट के आगे लिखा है ये मंथ है कि कितना महीना देनी है, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये ड्रग का नाम है। H मतलब आइसोनियाजाइड, R मतलब रिफाम्पिसिन, Z मतलब पाइरेजिनेमाइड, E मतलब इथाम्ब्यूटॉल। ब्रैकेट पूरा होने के बाद जो लिखा है वो वीक में दिन, जैसे 3 लिखा है, इसका मतलब 3 डे इन वीक, 3 डे इन वीक, वीक में कितना दिन देनी है। अब समझ में आया? अभी समझ में आया? नहीं आया तो सोचो, इधर आओ, अभी समझाते हैं आपको। अगर लिखा, एक लिखा है ऐसे 2HRZE3, इसका मतलब है मंथ, कितना मंथ देनी है? 2 मंथ। क्या ये चारों ड्रग
HRZE, आइसोनाइज्ड रिफाम्पिसिन पायराजिनामाइड इथाम्ब्यूटोल। 3 का मतलब क्या है? एक वीक में 3 दिन, कितना तक? 2 मंथ तक। कौन सी? ये आया समझ में? अब समझ आ गया? ये वीक को डोनेट करेगा, ये मंथ को डिनोट करेगा, ये ड्रग का नाम है। आया समझ में ये बात? कौन सी कैटेगरी है ये कैटेगरी फर्स्ट है। तो लाओ भाई फर्स्ट कैटेगरी देखो, 2 मंथ HRZE3, इसमें लिखो 4HR3, तो ये 2 और ये 4 कितना हो गया? ये आंसर हो गया 6। आंसर कितना हो गया? 6। कौन है? सीधा लिख दो न्यू पेशेंट, कुछ मत लिखो, सीधा लिख दो न्यू पेशेंट। कितने महीने बाद टेस्ट करवाना? 2 महीने बाद। हो गया मिनिस। अब आओ कैटेगरी सेकंड, रिलैप्स, फेलियर, पहले डिफॉल्टर, तीनों ही। रिलैप्स भी इसी में आएगा, फेलियर भी इसी में आएगा, डिफॉल्टर भी इसी में आएगा। अब इसको कितना महीना देनी है? 8। इंटेंसिव थेरेपी कितनी चलेगी? 3 महीने। इसमें कितनी चलती थी इंटेंसिव? 2। पहले वाली को बोलते हैं इंटेंसिव थेरेपी, ये भी एक साथ में याद कर लो, इसको बोलते हैं इंटेंसिव थेरेपी, और नीचे वाली को बोलते हैं कॉन्टिन्यूस थेरेपी। इसमें इंटेंसिव 2 महीने चलेगी, कॉन्टिन्यूस 4 महीने चलेगी। इसमें इंटेंसिव 3 महीने चलेगी और कॉन्टिन्यूस 5 महीने चलेगी। इंटेंसिव कितनी है? HRZ, इसमें S जुड़ गया, रिलैप्स में S जुड़ गया, S क्या जुड़ गया? S। तो इसमें कौन सी है? 2HRZES। तो इसमें क्या मतलब हुआ? देखो इधर आओ, इसमें ऐसे लिखा है 2HRZES 3। 2 का मतलब 2 मंथ, HRZES ये पांचों ड्रग का नाम है, आइसोनाइज्ड रिफाम्पिसिन पायराजिनामाइड इथाम्ब्यूटोल स्ट्रेप्टोमाइसिन। 3 का मतलब है एक वीक में 3 दिन। ये जितना लिखा है उतने दिन है, किसमें? वीक में। याद हो गया? ये हो गया इंटेंसिव थेरेपी। एक और है इसके बाद, क्या है? ये देखो, 1 महीना तक HRZES गायब, स्ट्रेप्टोमाइसिन सिर्फ 2 महीने दिया, फिर HRE कौन गायब हो गया? जेड गायब हो गया, तो इसमें 5 महीने तक ये दिया। टोटल कितना हो गया? 2 + 1, 2 + 1 + 5 कितना हो गया? 8 मंथ। कितने महीने बाद टेस्ट करेंगे? 3 महीने बाद। कौन है? रिलैप्स, फेलियर, डिफॉल्टर। ये कौन है? न्यू केस। कितना महीना? 6 महीना। 2 + 4। याद क्या करना है? एकदम सिंपल, इसमें 6 महीने, ये याद करना ही नहीं है। हफ्ते में 3 दिन, वीक में 3, 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 क्या याद करोगे? इसमें 2 पेज इंटेंसिव कंटिन्यू 2 + 4, इसमें भी 2 पेज इंटेंसिव 3 महीने, कंटिन्यूस 5 महीने, टोटल 8 महीने। टेस्ट 2 महीने बाद, टेस्ट 3 महीने बाद। हो गया। ये डिफॉल्टर, रिलैप्स, न्यू केस नहीं है इसमें, इसमें न्यू केस है। बस फिनिश, एकदम सिंपल हो गया याद। कितना इजी याद हो गया पागलों। हाँ, न्यू स्पुटम नेगेटिव, इसका मतलब और सिम्टम्स प्रेजेंट है। कई बार स्पुटम पॉजिटिव नहीं आता, लेकिन 3 बार सिम्टम्स। पहले 10 दिन एंटीबायोटिक देते हैं हम लोग, किसी का स्पुटम नेगेटिव आ जाए 10 दिन एंटीबायोटिक देते हैं। 10 दिन नेगेटिव आने के बाद भी वापस एक्सरे करते हैं, फिर उसके बाद भी। अब पूजा बोल रही सर इसको याद करना पड़ेगा। अरे याद हो गया ना, क्या याद करना पड़ेगा? तुम्हारा दिमाग खराब है। ये न्यू है और ये रिलैप्स फेलियर ट्रीटमेंट है। ये 6 महीने है, 2 और 4। ये 8 महीने है, 3 और 8, 5। अब क्या याद करोगे? हफ्ते में 3 दिन है, ये हफ्ते में 3 दिन है। HRZE, HRZES और HRE, बस। अब क्या याद करोगे?
हो गया याद? 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, बाद में लिखते रहना। अरे गुस्सा नहीं कर रहा आप वैसे ही। ओके, नेक्स्ट वन, कैटेगरी ऑफ रेड पैकेट। 2 पैकेट दे, देखो मैंने क्या बताया, हर एक की 2 कैटेगरी है। इसकी ये कैटेगरी को बोलते हैं इंटेंसिव थेरेपी, इसको बोलते हैं कंटिन्यूस। तो इसमें लिख दो, आप साइड में भी लिख सकते हो। कैटेगरी 2 होती है, एक इंटेंसिव होती है, इंटेंसिव होती है 2 महीने की, कंटिन्यूस होती है 6 की। कितनी हुई? 4 की। और सेकंड कैटेगरी में इंटेंसिव होती है 3 की और कंटिन्यूस होती है 5 की। टोटल कितना हो गया? 8। ये किस में? कैटेगरी 1 में। ये किस में? कैटेगरी 2 में। ये किसका लोगो है? डॉट्स का लोगो है, आपको पता है अच्छे से। ये 2 मंथ है, ये 4 मंथ है, ये 3 मंथ है, ये 5 मंथ है। मैंने बता दिया आपको पहले, है ना? अब डॉट्स प्लस। अब बताओ, पहले तो डॉट्स पढ़ा हमने अभी तक, अब ये डॉट्स प्लस क्या है? बताना मेरे को, डॉट्स प्लस क्या है? 1 मिनट आप दिमाग सोच के बताओ, डॉट्स प्लस क्या है? बोले ये अंजलि पूछ रही, सर इंटेंसिव और कंटिन्यूस का मीनिंग बता दो। इंटेंसिव मतलब स्टार्टिंग में देने वाली ड्रग, कंटिन्यूस का मतलब बाद में चलने वाली ड्रग। चेतना के आंख में कुछ चला गया है, इसलिए इसको नींद आ रही, सो जाओ। डॉट्स प्लस का मीनिंग बताओ। अरे डॉट्स का प्लस 3 चीजें होती है, बताओ भाई डॉट्स प्लस का मीनिंग क्या होता है? सेम ही है क्या डॉट्स? डॉट्स नए पेशेंट को दी जाती है। डॉट्स प्लस का मतलब डॉट्स में ये जो ड्रग बताई इसमें कुछ चीजें जोड़ के देना। अरे किस में जोड़ते हैं? सुनो, ये पेशेंट है, एक नया पेशेंट आया, उसको आपने दिया रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये ड्रग दिया। इस ड्रग में मोस्ट कॉमन रेसिस्टेंट किसका होता है? अरे मोस्ट कॉमन रेसिस्टेंट किसका होता है? रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजाइड। उसको कौन सी बीमारी बोलते हैं? उसको बोलते हैं एमडीआर टीबी। तो एमडीआर टीबी में क्या देंगे? सिर्फ डॉट से काम नहीं चलेगा, डॉट्स प्लस। मतलब ऐसी टीबी जो रिफाम्पिसिन और आइसोनाइजाइड से रेसिस्टेंट हो चुकी है, उसमें जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको डॉट्स प्लस बोलते हैं। उसको डॉट्स प्लस। डॉट्स प्लस क्या है? जब रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजाइड की रेसिस्टेंट हो जाए तो हमें और ड्रग देनी पड़ती है, जैसे लिवोफ्लॉक्सासिन, जैसे कैप्रामाइसिन, और भी कुछ देना पड़ेगी, उसको बोलेंगे डेवलपमेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, एमडीआर टीबी। और एमडीआर टीबी का मतलब है वो टीबी जिसमें रिफाम्पिसिन और आइसोनाइजाइड का क्या हो जाए? रेसिस्टेंट हो जाए, उसको बोलते हैं कैटेगरी 4 टीबी या एमडीआर टीबी। ऐसी टीबी जिसमें रिफाम्पिसिन और आइसोनाइजाइड का क्या हो जाए? रेसिस्टेंट हो जाए। इसका मतलब ये 2 ड्रग मोस्ट कॉमन रेसिस्टेंट करती है, हम पढ़ चुके हैं। ये काम नहीं करेगी और ये काम नहीं करेगी, इसका मतलब पेशेंट को देने का कोई बेनिफिट नहीं है, इसके अलावा देना पड़ेगा कुछ। तो प्लस ऐड करो, क्या ऐड करोगे भाई? इसमें ऐड क्या करोगे? इसमें ऐड करोगे ये
टोटल ट्रीटमेंट दोगे 18 महीने। एमडीआर टीबी में 18 महीने ट्रीटमेंट चलता है। 12 से 18 प्लस 4 लगभग 18 महीने हो गया। पहले 4 मंथ तक देंगे ये, फिर 12 टू 18 मंथ देंगे ये। सोच लो क्या हाल है, इतना ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो पहले कभी भी रेसिस्टेंट मत होने दिया करो। रेसिस्टेंट हो गया तो दिक्कत हो जाएगा, रेसिस्टेंट हो गया तो दिक्कत। इसीलिए या तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करना नहीं, करना तो बीच बीच में फालतू छोड़ना नहीं, वरना रिफाम्पिसिन आइसोनाइजेड काम नहीं करेगी तो ट्रीटमेंट 6 महीने की जगह 18 महीने देना पड़ेगा। कितनी हालत खराब होगी सोच लो। पढ़ाई भी ऐसे ही होती है, रेसिस्टेंट हो गया इसका मतलब पढ़ाई काम नहीं कर रही। रिलेशनशिप में भी रेसिस्टेंट डेवलप नहीं होने देना है। मान लो एक पर्सन है, ये है कोई चिंटू, ये है चिंटी। चिंटू की रेस्पॉन्सिबिलिटी है चिंटी को उतना ही डांटे जितना चिंटी को फर्क पड़ता हो। ऐसा नहीं हो कि ये बैंकर इसको डांटता रहे और इसको फर्क पड़ना बंद हो जाए, इसको ये हल्के में लेना शुरू कर दे, इसको ये चिंटी इसी चिंटू को हल्के में लेना शुरू कर दे। ऐसा नहीं करना है, वरना एक दिन ऐसा आएगा ये रोजाना इसको डांटेगा, रोजाना इसको डांटेगा, रोजाना इसको डांटेगा, ये इसको इग्नोर करना शुरू कर देगी। पहले अनचाहे में इग्नोर करेगी, फिर जानबूझकर इग्नोर करेगी, फिर ऐसा टाइम आएगा कि एक दिन किक लगा देगी कि जा तेरी जरूरत नहीं है मुझे, तू मुझे फालतू परेशान करता है, बात करना बंद कर देगी। उसी को रेसिस्टेंट बोलते हैं। रेसिस्टेंट का मतलब है फर्क नहीं पड़ना, फर्क नहीं पड़ना। आप कुछ भी दो फर्क नहीं पड़ता, उसको क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंट बोलते हैं। सेंसिटिव किसे बोलते हैं? कुछ भी हो फर्क पड़ जाए उसको बोलते हैं सेंसिटिव। सोच लो फिर, इसलिए रेसिस्टेंट नहीं होने देना है। तो पहले 4 महीने तक अगर हो गया तो क्या देना पड़ेगा? और ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। चलो 4, ये तो मंथ है। के का मतलब है कानामाइसिन, एल का मतलब है लीवोफ्लॉक्सासिन, सी का मतलब है, बताओ आप बताओ, क्लोफेजामाइन, ई का मतलब है इथोनियामाइड, और ईटी का मतलब हो गया इथोनियामाइड, हो गया। एल का मतलब है लीवोफ्लॉक्सासिन, सी का मतलब है क्लोफिजामाइन, ई का मतलब है इथोनियामाइड, सुष्मिता क्या आंसर पूछ रही है मेरे को? कौन से सी का? इस सी का मतलब पूछ रहे हो? इस सी का है साइक्लोसेरिन। इसमें हो गया कानामाइसिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, इथोनियामाइड, क्लोफिजेमाइन, हो गया सब। इस सी का बच गया जिसका नाम है साइक्लोसेरिन। जेड का नहीं है, सी जेड को क्लोफिजामाइन बोलते हैं ना, सी जेड।
नेक्स्ट लिखो, ये हो गया डॉट्स प्लस, किसका ट्रीटमेंट है, एमडीआर टीबी का। अब लिखो नेक्स्ट एक्सडीआर टीबी का। एक्सडीआर टीबी का ट्रीटमेंट क्या होगा, एक्सडीआर टीबी का ट्रीटमेंट लिखो, ये कितना महीने हो गया एमडीआर टीबी का, 12 और लगभग 4, 18 से 24 महीने हो गए। अब लिखो WHO ने 2000 में और इंडिया ने 2002 में ये स्टार्ट किया था, कौन सा, डॉट्स प्लस। डॉट्स कब आया, 1994। डॉट्स प्लस कब आया, 2002 इन इंडिया। कितने महीने, 18 महीने। लेकिन अब आता है एक्सडीआर टीबी का ट्रीटमेंट, वो तो बहुत भी खतरनाक है भाई, वो तो बहुत खतरनाक है। एक्सडीआर टीबी की डेफिनेशन क्या है, एक्सडीआर टीबी की डेफिनेशन क्या है बताना। एमडीआर टीबी की डेफिनेशन है जब रिफाम्पिसिन और आइसोनाइजेड की टॉक्सिटी हो जाए। देखो एमडीआर टीबी की डेफिनेशन क्या है, मल्टी ड्रग, मल्टी मतलब 2 ड्रग, जब रिफाम्पिसिन और आइसोनाइजेड का क्या हो जाए, रेसिस्टेंट हो जाए। लेकिन एक्सडीआर क्या है, बहुत खतरनाक है, रिफाम्पिसिन आइसोनाइजेड प्लस एक फ्लोरोक्विनोलोन कोई प्लस एक कैप्रोमाइसिन एक कानामाइसिन, मतलब बहुत ज्यादा हो जाए क्या, रेसिस्टेंट। तो बताओ भाई एक्सडीआर टीबी, करो इसको सॉल्व। 6 to 12 मंथ तो ये देंगे और 18 मंथ ये देंगे, टोटल कितना हो गया, 24 to 30 मंथ हो गया भाई। और मीनिंग बताओ चलो इसका, मैं अभी सॉल्व करवाता हूं। एक्सटेंसिव, एक्सडीआर टीबी का मतलब है एक्सटेंसिव, बहुत ज्यादा, ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। कैटेगरी 1 न्यू केस, कैटेगरी 2 रिलैप्स डिफॉल्टर फेलियर, कैटेगरी 3 कोई कैटेगरी 1 बोलते हैं, कैटेगरी 4 एमडीआर टीबी, कैटेगरी 5 एक्सडीआर टीबी। 5 कैटेगरी है टीबी की। एक्सटेंसिव ड्रग रेसिस्टेंट, बहुत ज्यादा। डेफिनेशन क्या थी, फर्स्ट लाइनर की 2 ड्रग, सेकंड लाइनर की ड्रग, एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लामेटरी और साथ में इंजेक्टेबल, सबका रेसिस्टेंट हो गया भाई, सबका ही हो गया, सबका हो गया, तब दिक्कत होगी। अब इसको कितना महीना देना पड़ेगा, 24 से 30 महीने देना पड़ेगा, तब का ही मामला बनेगा। 24 to 30 मंथ ट्रीटमेंट देना पड़ेगा इसमें भाई, बहुत भारी काम है, बहुत भारी काम है, बहुत भारी, बहुत। अब सुनो, एच का मतलब है हाई डोज, CM का मतलब है, CZ का मतलब है क्लोफिजामाइन, CM का मतलब है यहाँ क्लेरिथ्रोमाइसिन, आई थिंक, मुझे याद नहीं, इसको कंफर्म आप छोड़ देना, मैं कल वापस इसको, क्लेरिथ्रोमाइसिन। L का मतलब है यहाँ पर लिनजोलिड, क्या है, लिनजोलिड। A का मतलब एमोक्सिलिन, एमोक्सिसिलिन। M का मतलब मॉक्सीफ्लोक्सासिन। P का मतलब यहाँ पे एक ड्रग होती है जिसको बोलते हैं PS, ये नाम हो गए सब। H का मतलब है हाई डोज। अब ये एक थोड़ा डाउट है, CM का मतलब क्या है, क्लोफिजामाइन है या साइक्लोक्लेरिथ्रोमाइसिन है, मुझे इसमें थोड़ा डाउट है, बाकी सब क्लियर है, ये मैं कल बता दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में ना। यहाँ हाई डोज क्लोफिजामाइन, लिनेजोलिड, एमोक्सिलिन, मॉक्सीफ्लोक्सासिन, पास। एच का मतलब हाई डोज। एक थोड़ा सा मेरे को क्लियर, तो हालांकि यही है बट थोड़ा सा डाउट है, देख लेंगे जो भी है, और तो कुछ लग नहीं रहा, मुझे पता यही होना चाहिए। इसमें इतनी ड्रग देनी पड़ेगी तब कहीं जाके टीबी कवर होगी बेचारी।
आपने देखा है क्या XDR टीबी का पेशेंट, जो पूजा बोल रही है इतनी ड्रग नहीं देते पेशेंट को। पहले टीबी होता है, पास ड्रग का नाम है, पहले टीबी होता है, ठीक है। फिर टीबी का ट्रीटमेंट सही नहीं लिया, आधा अधूरा छोड़ दिया, तो MDR टीबी होता है। फिर MDR टीबी का भी बीच में छोड़ दिया तो टीबी खतरनाक हो जाती है, फिर उसको XDR टीबी बोलते हैं। टीबी का मतलब न्यू केस, MDR टीबी का मतलब जिसमें 2 ड्रग का रेसिस्टेंट हो जाए उसको MDR। XDR का मतलब जिसमें 2 ड्रग प्लस इंजेक्टेबल प्लस सेकंड लाइनर सब हो जाए, फिर उसमें यह देना पड़ेगा इतना। हो गया क्लियर? हो गया सब? आगे बढ़ू? कितने महीने? 18 महीने तो MDR, 24 से 30 महीने XDR। फिनिश? चलो आगे बढ़ते हैं। डन, हो गया फिनिश। अब टीबी एलिमिनेशन, दिसंबर 2019 में टीबी एलिमिनेशन टारगेट 2025 का रखा। ये हो गया खत्म अपना टीबी प्रोग्राम। टीबी प्रोग्राम खत्म हो गया। ये तो कुछ नहीं, डॉट्स का है, पता ही आपको। टीबी एलिमिनेशन दिसंबर 2000 में नाम चेंज किया, टारगेट 2025 तक टीबी को इंडिया से खत्म करना टारगेट रखा। होगा नहीं होगा देखा जाएगा। अब लिखो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, नई हेडिंग लगाओ, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल एड्स कंट्रोल नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम्स कब आया? 1987 में आया। अब इसके बारे में अच्छे से बताता हूँ, अब इसको सुनना, अब इसको सुनना पड़ेगा, अदरवाइज आप भूल जाओगे। हाँ, टीबी प्रोग्राम बड़ा है। अब इतने इतने प्रोग्राम है, एक एड्स प्रोग्राम है, उसके बाद एक आएगा NRHM, बाकी बहुत छोटे छोटे, बाकी तो सिर्फ 10 लाइनों के, 5 लाइनों के, 8 लाइनों के, 7 लाइनों के, ऐसे ऐसे ही है। ये टीबी प्रोग्राम बड़ा होता है क्योंकि कम्युनिटी का सबसे बड़ी बैरोमीटर डिजीज भी टीबी है। तो हम लोग टीबी के बारे में बहुत अच्छे से बात करते हैं, डिस्क्रिप्टिव बात करते हैं, सोच समझ के बात करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अब सब छोटे ही है प्रोग्राम। अब नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1987, इसके बारे में बता रहा हूँ। ये लोगो किसका है? नाको को देख ही रहा है। पहला केस USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 1986 में। इंडिया में चेन्नई में पहला केस। अभी तक इंडिया में 2.56 मिलियन पीपल इन इंडिया एट प्रेजेंट आर एस्टिमेटेड टू बी लिविंग विद HIV एड्स। एड्स को PLHA भी बोलते हैं, पर्सन लिविंग विद HIV एड्स को PLHA बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैं अभी समझाऊंगा। और एड्स होता किसको है? इस एज वालों को सबसे ज्यादा होता है, इस एज वालों को सबसे ज्यादा होता है, इस एज वालों को सबसे ज्यादा होता है। आप सोचो, ये पर्सन को PLHA क्यों बोलते हैं, एड्स को शॉर्ट फॉर्म में क्यों बोलते हैं? मान लो आप एक हॉस्पिटल में, मान लो चेतना नर्सिंग ऑफिसर है, अरे छोटा सा है, बेवकूफों, हैंग होने दो, आ रहे हैं बेवकूफ, सुनो ना। एकदम धीरे तो चल रहे हैं हम लोग, बहुत ज्यादा धीरे चल रहे हैं, आप ऐसे ही बोले जा रहे हो। बहुत धीरे चल रहे हैं ना। अब हो गया रिलैक्स, सांस लो, सांस लो, पहले देखो, लंबा सांस लो, 4 तक गिनो, फिर धीरे धीरे छोड़ो, छोड़ दिया। अब सुनो, अब आ गया सांस,
स्पीड नहीं बढ़ती है, नॉर्मल ही है स्पीड, आपको लगता है। हाँ, इस एज के लोगों को ज्यादा होता है। अब एक बात, ये किसका लोगो है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है। अब मैं थोड़ा सिंपल सिंपल पढ़ा रहा हूँ, 1 मिनट है ना? हाँ 1 मिनट सुनो। 2.56 million people in India at present are estimated to be living with HIV/AIDS। इसको PLHA क्यों बोलते हैं एड्स को? कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहेगा? कोई विचार व्यक्त करना चाहेगा? क्यों बोलता है? बताओ, इसको PLHA क्यों बोलते हैं? इसको PLHA क्यों बोलते हैं? बताओ प्लीज, जल्दी बताओ। आप सभी समझदार लोग हो, आपको बताना पड़ेगा भाई, इसको PLHA क्यों बोलते हैं? ओए चेतना जल्दी बता, बंदी बंदी कर रही है बेवकूफ, बताओ जल्दी। यही जवाब देगी मुझे, बताओ जल्दी। PLHA क्यों बोलते हैं इसको? कोई रीजन? कोई शायरी नहीं मिलेगी, आप दिमाग खराब करते हो। अरे बेवकूफों, जैसे मान लो ये चेतना जो पंचायती कर रही है ना, ये चेतना, इसकी ड्यूटी लगी है कहां पर? एक मेडिसिन वार्ड में, बेड नंबर 1 के ऊपर एक मरीज आया जो HIV/AIDS का है। अब HIV/AIDS वाले मरीज का कॉन्फिडेंशियलिटी रखना भी जरूरी है भाई। कॉन्फिडेंशियलिटी जरूरी है कि नहीं है? है। लेकिन हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो वह काम करने आएगा उसको भी पता होना चाहिए कि ये मरीज HIV/AIDS का है। अरे उसको भी पता होना चाहिए ना ये HIV/AIDS का है। अब मान लो ये बेड नंबर 1 है, ये HIV/1 का पेशेंट है, और बेड नंबर 2 को पता नहीं होना चाहिए। ये रूल कहता है हमारा कि इसकी कोई भी प्रॉब्लम इसको नहीं पता होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा रोल है कि पेशेंट को कॉन्फिडेंशियल रखना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन बाहर से कोई रेफरेंस से डॉक्टर आएगा, कोई नर्सिंग ऑफिसर की ड्यूटी लगेगी, तो इसके बेड पे स्टिकर लग जाएगा PLHA। ये उसको ही पता होगा जो हॉस्पिटल में काम कर रहा है। हर किसी को, मतलब इसका मतलब होता है पर्सन लिविंग विद HIV/AIDS, पर्सन लिविंग विद HIV/AIDS। और ये बेड नंबर 2 वाला क्या सोचेगा? ये कोई VIP पेशेंट है। PLHA का मतलब कोई VIP पेशेंट है। सब जने इसको देखने से पहले हाथ धोते हैं, देखने से पहले ग्लव्स पहनते हैं, देखने से पहले मास्क लगाते हैं, देखने से पहले गाउन पहनते हैं। इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब यह है कि मरीज कोई न कोई VIP है। लेकिन जो आएगा उसको पता चल जाएगा कि ये पेशेंट HIV है। आया समझ में बात? आया समझ में? वेरी गुड। इसको PLHA बोलते हैं। फेज, अब देखो, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज 1987 में आया। ये इंडिया में फर्स्ट टाइम आया, और फर्स्ट टाइम कोई काम होता है तो टाइम से पूरा नहीं होता भाई, नहीं होता ना। इसको WHO हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटी दे रहा था और ये पैसा दे रहा था, तो WHO और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर इसको स्टार्ट किया। अब नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1992 से शुरू हुआ, 97 तक था, लेकिन मैं बता रहा हूं ये फर्स्ट टाइम आया है।
तो पूरा होते होते इसको 99 लग गया, इसको 99 तक चलाना पड़ा। और जब पूरा कब होगा 99 में, तो सेकंड स्टार्ट भी कब होगा 99 में ही होगा। पूरा होने से पहले सेकंड स्टार्ट नहीं होगा, तो स्टार्ट कब हुआ 99 में सेकंड स्टार्ट हुआ। लेकिन नाको कब बना, नाको फर्स्ट में ही बन गया। तो सवाल यहीं से उठ गया एक, नाको इस्टाब्लिश कब हुआ 92 में हुआ। उस समय कौन सा फेज चल रहा था, उसमें पहला फेज चल रहा था। पहले फेज का टाइम कितना होता है 5 साल होता है, बट एक्चुअल कितना चला, एक्चुअल 7 ईयर चला, 92 से लेके 97 तक चला। इसी दौरान नाको को एस्टेब्लिश कर लिया गया। हाँ अर्शिया बोल रही है फर्स्ट टाइम कोई काम पूरा नहीं होता है, सही बात बोली इन्होंने। आया समझ में, ये आया ना समझ में, काम की बात समझ में आ गई। अब एक काम की बात समझ में आ गई, मैं एक बात और बताता हूँ, बहुत अच्छी बात बताता हूँ आपको, बढ़िया बात बताता हूँ। बढ़िया बात यह है कि सेकंड फेज कब आएगा, जब पूरा होगा 99 में तभी आएगा, वो 8 ईयर के लिए था। फिर यहाँ पर सवाल बन गया, सवाल सुनो, क्या VCTC की फुल फॉर्म क्या है। पहला सवाल, VCTC का रिलेशन किससे है। दूसरा सवाल, VCTC है क्या। तीसरा सवाल, VCTC का नाम बदल के ICTC कब किया। फिर ICTC क्या है। ये 6 सवाल छोटे छोटे। पहला, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के सेकंड फेज में, जो कि 1999 से 2007 तक चला था, उसमें एक सेंटर स्टैब्लिश किया गया। उस सेंटर का नाम VCTC रखा। VCTC का मतलब होता है वॉलेंट्री काउंसलिंग एंड टेस्टिंग। अपने आप आओ, मान लो किसी को लगता है कि मेरे को फीवर ज्यादा रहता है, वेट लॉस होता है, डायरिया होता है, इम्यूनिटी कम है, सॉर थ्रोट होता है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रहता है, चुपचाप आओ, वॉलेंट्री जांच कराओ, चले जाओ। वॉलेंट्री काउंसलिंग और टेस्टिंग सेंटर कौन से फेज में, सेकंड फेज में। टोल फ्री नंबर क्या होते हैं, बात करनी चाहो तो 1097। वर्ल्ड एड्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 1 दिसंबर को। और 1 दिसंबर को आपने देखा है बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट, बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट, आप मान लो कॉलेज में टीचर हो, कौन कौन है जो टीचिंग करवा रहा है अभी, कौन कौन है भाई टीचिंग कर रहा है। आप जब पढ़ाते हो, स्टूडेंट आती है, स्पेशली लड़के और लड़कियां, सर 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 आपके यहाँ पर एक रिबन लगाना है सर एड्स अवेयरनेस का, बताओ ये रिबन से एड्स अवेयरनेस होगी। लेकिन करनी चाहिए ताकि लोगों को उस दिन तो जागरूकता आए कम से कम। ये रिबन लगाने से जागरूकता आएगी। ये एड्स का सिंबल है, रेड रिबन लगाते हैं यहाँ पर, लड़कियां आती है लड़के आते हैं, सर 1 मिनट प्लीज सर प्लीज, ये लो। फिर वो लगाती है, फिर ये क्या है सर पूछते हैं जानबूझ के, सर ये एड्स अवेयरनेस रिबन है, लाल कलर का है, इससे एड्स अवेयरनेस होती है, इससे नहीं, बहुत सारे कुछ और काम करने हैं जिससे एड्स नहीं होगा। समझ आई बात। हाँ अर्शिया पढ़ा रही है, तो आपके किसी ने रिबन लगाया, ध्यान रखना, उनको समझाना कि सिर्फ रिबन लगाना सही है, लेकिन और भी रिबन लगाने पड़ेंगे कुछ। अगर एड्स को भगाना है तो सिर्फ इन रिबन से काम नहीं चलेगा, और भी रिबन आते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले सही काम करना, निडल स्टिक नहीं होने देना, बहुत सारे आप सभी जानते हो कौन कौन से आते हैं। लगाते थे ना, वही है रेड रिबन एड्स अवेयरनेस, सही बात है। अब सवाल आ गया, ये लो, ये नॉरसेट का सवाल, 3/5 इनिशिएटिव का रिलेशन कौन सी बीमारी से है।
HIV एड्स से। क्या है HIV एड्स से रिलेशन, बताओ। हाँ अंजलि सही बात तो है, गलत थोड़ी बोला। 3/5 इनिशिएटिव का मीनिंग क्या है, बताओ देखे। 3/5 का मीनिंग बताओ। थ्री बाई फाइव का मीनिंग बताओ क्या है। अरे 3/5 का मीनिंग बताओ क्या है। 3/5 का मतलब है WHO और यूनिसेड ने मिलके 1 दिसंबर 2003 को, मतलब 2003 तक लगभग एक लोगो निकाला कि 3 मिलियन लोगों को 2005 तक ART प्रोवाइड करना। क्या करना, टिल द 2005 3 मिलियन पीपल क्या देना, एड्स का ट्रीटमेंट देने का गोल रखा गया। कब रखा था, ये 2003 में रखा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि 2005 तक 3 मिलियन, इसको बोल देंगे 3/5 मिलियन। 3/5 का मतलब है 2005 तक 3 मिलियन लोगों को ART देना, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देना का गोल है, था वो गोल था। अब हो गया पूरा, अब गोल हो गया पूरा। जी सर गोल पूरा हो गया, ये हो गया याद। ये हो गया। अब लिखो नेक्स्ट, फेज थर्ड कौन कौन सी पॉपुलेशन कवर करते हैं, पहले लिख दो। ये VCTC कर दिया, अब VCTC का नाम बदल के ICTC करो पहले। चलो भाई VCTC का नाम बदल के ICTC करना है यहाँ पर, तो लिखो फेज थर्ड। अब लिखो NACP फेज थर्ड 2007 से लेके मई 2012 तक। इसमें एक ही गोल रखा भाई, इसमें एक नाम बदल दिया, VCTC का नाम बदल के ICTC कर दिया। तो VCTC किस में आया था, सेकंड फेज में। ICTC किस में आया, थर्ड फेज में। इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, अच्छे से करना है, दैट्स कॉल्ड इंटीग्रिटी। और क्या काम रखा इसमें, और एकदम सिंपल काम रखा इसमें। क्या काम रखा, बैरियर का ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन, यही बचाएगा एड्स से। ये ऐसा एकमात्र कॉन्ट्रासेप्टिव है जो न सिर्फ प्रेगनेंसी से बचाता है, STD से भी बचाता है। 3 फेज है बस। ठीक है, ये रिबन HIV एड्स से बचाता है। हो गया, लिख लो फटाफट। ये लोगो किसका है मेरे को बता दो, ये नाको का नहीं है, ये लोगो किसका है मेरे को बता दो बस। ये लोगो किसका है बताओ देखें। बताओ देखे लोगो किसका है।
किसका है लोगो? अरे ये लोगो किसका है? किसी को याद नहीं? अरे नहीं है, नहीं है ये किसका लोगो है? कोई नहीं बता रहा। ये आईसीटीसी का नहीं है, एनएससीपी का नहीं है, नाको का नहीं है, एड्स का नहीं है। एड्स का है लेकिन उसका कुछ नाम है। नहीं, ये फादर है, ये मदर है, ये बच्चा है। पेरेंट की वजह से बेबी को एचआईवी नहीं हो, पेरेंट्स की वजह से बच्चे को एचआईवी ट्रांसमिशन नहीं हो, उसका लोगो है। पोस्टपार्टम प्रिवेंट द ट्रांसमिशन इन चिल्ड्रन फ्रॉम मदर। ये किसका लोगो? इसकी फुल फॉर्म एग्जैक्टली क्या है? पोस्टपार्टम प्रिवेंट, पीपी, ट्रांसमिशन, पीपीटी, इन चिल्ड्रन फ्रॉम पेरेंट्स, पीपीटीसीटी। पोस्टपार्टम प्रिवेंशन ट्रांसमिशन इन चिल्ड्रन फ्रॉम पेरेंट्स, ऐसा कुछ है। पीपीटीसीटी है या पीपीटीसीपी है, ऐसा कुछ नाम है, मेरे को एग्जैक्ट। हाँ, पीपीटीसीटी, पोस्टपार्टम ट्रांसमिशन इन चिल्ड्रन फ्रॉम पेरेंट, पीपीटीसीपी या पीपीटीसीटी है, ऐसा कुछ है। ये याद कर लेना, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। हो गया याद? तो 3 फेज हो गए। पहला 92 से 99, इसमें बन गया नाको। फिर 99 से 2007, इसमें बन गया वीसीटीसी। फिर 2007 से 2012, इसमें बन गया आईसीटीसी। और इम्पोर्टेंट बात, इसमें कॉन्डोम प्रमोशन। किसका प्रमोशन? बैरियर प्रमोशन। पीपीटीसीटी, पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, वेरी गुड। पोस्टपार्टम पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पोस्टपार्टम पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, पीपीटीसीटी, वेरी गुड। अब लिखो नेक्स्ट। किसके ऊपर फोकस करना है भाई? सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। ये प्रोग्राम किसके लिए? सेक्स वर्कर। इनको तो सबसे पहले ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि इनका बिजनेस है, तो इनसे एचआईवी एड्स फैल सकता है। हाँ वही सही आ रहा महिमा, बिल्कुल सही आ रहा। जो आईवी इंजेक्शन ज्यादा यूज करते हैं, ड्रग यूजर्स होते हैं, इसमें क्यों होता है भाई? बताओ, 1 मिनट बताओ, इसमें क्यों होता है? बताओ देखे, इसमें क्यों होता है? जल्दी बताओ, आईवी ड्रग यूजर्स में क्यों होता है? बताओ, कोई बता सकता है? किसी को कुछ पता चल रहा हो तो। इसमें क्यों होता है? रीजन क्या है इसमें? रीजन इसलिए, आईवी ड्रग यूजर्स का मतलब एडिक्टिंग पर्सन। जैसे लोग जिसको कोई सेडेटिव खाने की एडिक्शन है, जिसको आईवी ड्रग का कोई एडिक्शन है, मान लो फोर्टविन, मान लो फेनार्गन, मान लो एविल, कोई भी नशे की गोली या नशे का इंजेक्शन खाने का हैवी है, जिसको हैबिट है। अब उसके पास में नई सिरिंज नहीं होगी तो भी बोलेगा पुरानी से प्लीज लगा दो ना, क्या फर्क पड़ेगा। अब मान लो किसी का नशा उतर गया, सामने इंजेक्शन पड़ा है और घर पे सिरिंज नहीं है, तो बोलेगा इसी से लगा दो, जैसी भी है उससे लगा दो प्लीज। तो वो कभी न कभी तो कांड करवा ही लेगा, क्योंकि उसको दिखता नहीं है। उसका नशा उतरने के बाद उसको कुछ नहीं दिखता, कैसी भी सिरिंज है लगा दे। वो सोचेगा इतने से प्रिक से क्या ही होगा, मेरी जान जा रही है, मेरे लगाओ इंजेक्शन, मेरे को दर्द का इंजेक्शन लगाओ। उस चक्कर में कोई यूज की हुई निडल कभी भी यूज हो जाती है। तो इसीलिए ट्रकर्स, जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, ये लोग चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं,
अब जब दूर रहते हैं, चलते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाता है कुछ न कुछ। आई थिंक यू अंडरस्टूड। ठीक है। होमोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल का मतलब जेम, ये सबसे बड़ा रीजन है। हेटेरोसेक्सुअल इंटरकॉर्स से एड्स नहीं फैलता, बनता नहीं है एड्स, बहुत कम चांसेज है। लेकिन होमोसेक्सुअल कांटेक्ट से एड्स बनता है, एड्स ज्यादा ट्रांसमिट होता है। हेटेरोसेक्सुअल से बहुत कम होता है। हेटेरोसेक्सुअल में सिर्फ ट्रांसमिट हो सकता है। ये पहली बार जब बीमारी आई थी ना, तो इस वजह से आई थी। पहली बार जब बीमारी डेवलप हुई थी ना, तो ऐसे ही डेवलप हुई थी। अब मान लो दो होमोसेक्सुअल पर्सन है, उसमें आपस में कांटेक्ट हुआ, अब ये वापस किसी हेटेरोसेक्सुअल कांटेक्ट बनाएगा तो ये इसको दे देगा। प्रॉब्लम तो यही आई ना पहले। इसका स्पेशली माइग्रेंट लेबर, बेचारे मजदूर वर्ग है, उनके साथ कोई अनहोनी घटना हो जाती है, तो उनमें भी ये प्रॉब्लम है। ट्रांसजेंडर, इसमें भी रिस्क रहता है। ये कौन है? सेगमेंट, कि कहां कहां हो सकता है बस। सबसे ज्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है। हाँ, मैक्सिमम एफिकेसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होती है, सही बात। हो गया सही। अब लिखो नेक्स्ट, बहुत काम की चीज। ये फेज कर लिया। अब देखो NACP फेज 4। देखो कितने फेज है टोटल? 4 फेज है। पहला 92 से 99, फिर 99 से 2007, फिर 7 to 12, फिर 12 to 17। अब ये हो गया चौथा फेज। अब दो वर्ड ले रहा हूं मैं, बहुत काम का वर्ड, बहुत काम का। एक है प्रोजेक्ट सनराइज और एक है सुरक्षा क्लिनिक। सवाल बन गए सीधे, यहीं से क्वेश्चन बन गया, प्रोजेक्ट सनराइज का रिलेशन कौन सी बीमारी से है? सुरक्षा क्लिनिक का रिलेशन कौन सी बीमारी से है? ये दो क्वेश्चन बन गए। अब मैं थोड़ा डीप जाता हूं। प्रोजेक्ट सनराइज क्या है, कौन बताएगा मुझे? बताना चाहेगा कोई? भाई प्रोजेक्ट फेज हो गए पूरे 4, 92 to 99, 99 to 207, 207 to 2012, 2012 to 2017। बताओ मेरे को प्रोजेक्ट सनराइज क्या होता है? बताओ जल्दी, व्हाट इज प्रोजेक्ट सनराइज? अरे सनराइज, सन किधर से राइज होता है? सन किधर से राइज होता है? ईस्ट से, वेस्ट से, नॉर्थ से या साउथ से? सन किधर से राइज होता है? सन किस साइड से राइज होता है? बोलो। अरे सन किधर से राइज होता है? बोलो। ईस्ट से। अब वेरी गुड। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जिससे सनराइज होता है उस साइड वाले ईस्टर्न स्टेट, जैसे कि असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अगर इन सारे स्टेट को फोकस, एक प्रोजेक्ट चलाया, एक प्रोजेक्ट चलाया जिसमें ईस्टर्न स्टेट को फोकस करा कि यहां पर HIV एड्स ज्यादा फैल रहा है। 8 स्टेट को फोकस गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया, उस प्रोग्राम का नाम था प्रोजेक्ट सनराइज। क्योंकि सनराइज जिधर से होता है स्टेट का नाम रखा, प्रोजेक्ट का मतलब एक कैंपेन चलाया, ईस्टर्न स्टेट के लिए एक पर्टिकुलर प्रोग्राम चलाया एड्स अवेयरनेस के लिए, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट सनराइज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एड्स इन 8
नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे कि असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, जो भी है वो 8। cover 1 lakh people living with HIV AIDS giving treatment and healthcare facility of eastern state। मशरिक से ना, मशरिक अर्सिया। ये समझ आ गया प्रोजेक्ट सनराइज। अरे ईस्टर्न स्टेट, बस कितना इजी है। सुरक्षा क्लिनिक, एड्स में क्या होती है, सुरक्षा ही फोकस है। क्या करना चाहिए, बैरियर टेक्निक, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सही होना चाहिए। एस्टेब्लिश बाय नाको, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी, गवर्नमेंट ने सुरक्षा क्लिनिक स्टार्ट किया 92 में। जब नाको आया तभी सुरक्षा क्लिनिक आ गया। बस 1 लाख पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से स्टेट को फोकस है और किस डिजीज से रिलेटेड है बस। तो ईस्टर्न स्टेट से रिलेटेड है और एड्स से रिलेटेड है, ईस्टर्न स्टेट और एड्स, ये हो गया। सुरक्षा क्लिनिक का रिलेशन कौन सी बीमारी से, आप बोल दोगे उसका रिलेशन हो गया। हो गया ना, हो गया। अब क्या आएगा भाई नेक्स्ट, ये लोगो किसका है, सुरक्षा क्लिनिक का लोगो है। ये लोगो किसका है, ऐसा, ये प्लस आएगा, बीच में रेड होगा, इसको क्या बोलते हैं, सुरक्षा क्लिनिक का लोगो है। किसका है, हाँ ओनली ईस्टर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न, वहां ज्यादा फैल रहा होगा शायद, इसलिए गवर्नमेंट ने किया है। हो गया। अब लिखो नेक्स्ट, ये लो, सुरक्षा क्लिनिक पे कौन कौन से किट मिलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन में अलग अलग कलर कोड के किट मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, सुरक्षा क्लिनिक के ऊपर मिलते हैं। कितने कलर के मिलते हैं, 7 कलर, ब्लैक, येलो, रेड, ब्लू, व्हाइट, ग्रीन, ग्रे। 1 2 3 4 5 6 7। सवाल बन गया, सुरक्षा क्लिनिक पर आरटीआई से रिलेटेड कितने कलर के किट मिलते हैं, 7 कलर के। अब याद कैसे करो, 7 को याद करने का तरीका बताऊं, व्हाइट, ब्लू और रेड को एक साथ याद करो, क्योंकि सब किसके लिए, अरे एड्स में क्या प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की प्रॉब्लम है, या तो यूरेथ्रा की, या वेजाइनलिटिस की, या जेनिटल अल्सर्स की, या एब्डोमिनल लोअर का पेल्विक रीजन की, या स्कोटल की, कुछ न कुछ रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम है। ठीक है, सुरक्षा क्लिनिक पर 7 कलर के किट मिलते हैं, उनमें से व्हाइट, ब्लू और रेड, व्हाइट, ब्लू और रेड जेनाइटल अल्सर के लिए यूज होते हैं, 3 तो चले गए। ग्रीन कलर का सिक्रेशन होता है वेजाइना में, तो इसलिए बोल दिया ग्रीन, वेजाइनाइटिस के लिए, कॉलपाइटिस के लिए। ग्रे कलर, जब वो क्या बोलते हैं उसको, अपनी बीमारी का नाम, नाइजीरिया गोनोरिया होता है मेल को, तो यूरेथ्रल डिस्चार्ज ग्रे कलर का होता है, तो यूरेथ्रल डिस्चार्ज के लिए ग्रे कलर यूज कर लिया। लोअर एब्डोमिनल पेन होता है फीमेल को, जब उसको नाइजीरिया गोनोरी होता है, तो येलो कलर का सीक्रेशन, इन्फेक्शन बैक्टीरियल होने की वजह से, और स्कॉटल स्वेलिंग में ब्लैक कलर। याद करो, देखो याद करो भाई, याद करो फटाफट। कैसे याद करोगे, सिंपल सिंपल याद करो। सुरक्षा क्लिनिक हो सकती है कहीं पर भी, याद करो, व्हाइट, ब्लू और रेड जेनाइटल अल्सर, ग्रे कलर यूरेथ्रल डिस्चार्ज, ग्रीन वेजाइनाइटिस, येलो लोअर एब्डोमिनल पेन, ब्लैक स्कॉटल स्वेलिंग। हो गया।
सुरक्षा क्लिनिक कहीं पर भी हो सकती है जहाँ पे आईसीटीसी होता है ना। अब नेक्स्ट प्रोग्राम जिसका सीधा सा मीनिंग है, नेक्स्ट लिखो, नेशनल प्रोग्राम ऑफ ब्लाइंडनेस, एनपीसीबी। पूरा नाम लिखो इसका, एनपीसीबी लिखो, एनपीसीबी, नेशनल प्रोग्राम टू कंट्रोल ब्लाइंडनेस 1996। ये इसका लोगो है, बीच में आंख है, एनपीसीबी का लोगो है, ये याद कर लो भाई, आंख है तो बीच में लोगो है। हो गया याद? नेशनल प्रोग्राम टू कंट्रोल ब्लाइंडनेस, याद हो गया सर। और ब्लाइंडनेस अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ के अनुसार कोई पर्सन 3/60 या 20/200 से कम है उसको ब्लाइंडनेस बोलोगे। इसको तो बोलते हैं मीटर, इसको बोलते हैं फिट। 3/60 से कम है या 20/200 से कम है उसको क्या बोलेंगे? ब्लाइंड पर्सन। एक ही बात है दोनों का मतलब। इसका क्या मतलब हुआ? अरे इसका क्या मतलब हुआ बताओ देखे। 3/60 का मीनिंग क्या है या 20/200 का मीनिंग क्या, बताओ देखे। हाँ, मेल में नाइजीरिया गोनोरी होता है, यूरेथ्रल डिस्चार्ज आता है, मेन को स्कॉटल स्वेलिंग होता है। हाँ, 3/60 का मीनिंग। 3/60 का मीनिंग क्या बताना। जल्दी बताओ, 3/60 का मीनिंग क्या? ऐसा मीनिंग है, देखो 3 और 20 एक ही है। 3 मीटर में 20 फीट होते हैं और 60 मीटर में 200 फीट होते हैं। तो मैं 3/60 बोलूं तो मीटर है, 200/20 बोलूं तो फीट है। अब इसका मीनिंग क्या है? दो पर्सन है, एक का नाम है प्रतीक्षा और एक का नाम है खुशी। प्रतीक्षा किसी को 200 फीट से देख सकती है और खुशी उसको 20 फीट से भी नहीं देख पाती। इसका मतलब खुशी अंधी है। मैं क्या बोला? प्रतीक्षा जिसको 200 फीट से देख सकती है, खुशी उसको 20 फीट से भी नहीं देख पाती, उसको बोलेंगे खुशी की आंख कितनी है? 20/200 से कम है। या इसको मीटर में, प्रतीक्षा जिसको 60 मीटर दूर से देख सकती है, इतना दूर खड़ा कोई पर्सन, और खुशी उसको पास जाके 3 मीटर से भी नहीं देख सकती। इसका मतलब उसकी आंखें वो 60 मीटर से देखे, वो 3 मीटर से भी नहीं देखे, इसका मतलब वो अंधी हो गई। समझ आया? समझ आया क्या? जो 60 मीटर से देखे वो 3 से ना देखे, या वो 200 फीट से देखे वो 20 से ना देखे, ये डब्ल्यूएचओ बोलता है, मैं नहीं बोलता हूं। मेरे को मत बोलना, खुशी बुरा मत मानना, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये डब्ल्यूएचओ बोलता है, हु बोलता, हु वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि कोई भी पर्सन 200 मीटर से 200 फीट से देखता है, उसको 20 फीट से तो कम से कम आना चाहिए। अरे भाई अंधा ऐसे नहीं बोल सकते कि तेरे को वो दिखाई दे रहा है मेरे को नहीं देख रहा तो अंधा नहीं, कि मैं उस पर्सन को इतने दूर से देख सकती हूँ, तेरे को मैं पास में ले जाती हूँ, पास में ले गई एकदम ऐसे, फिर भी नहीं देख पा रहा, फिर क्या बोलेंगे? जा अब तेरी कोई काम नहीं। मैं 60 मीटर से देख रही हूं, तो 3 मीटर से नहीं देख पा रही उसको, तब तेरी आंखें नहीं है, गई 000। अब ये 60 मीटर से देख रही, ये 50 से नहीं देख रही, इसका मतलब ये अंधी नहीं है। हो सकता है थोड़ा बहुत नींद नहीं आई होगी, थोड़ा धुंधली हुई होगी, इसका देखने का मन नहीं होगा, ये किसी और को देखना चाह रही होगी, हो सकता है वो सामने वाले पर्सन को अवॉइड कर रही होगी, ये भी तो रीजन हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? ऐसा होता है, जरूरी थोड़ी है जिसको आप देखो कोई और उसी को ही देखे, है ना? कोई जरूरी नहीं है, ऐसा होता नहीं है। हर कोई आपकी नजरों को पसंद आए, ये नजर का कमाल होना है आपका, जरूरी थोड़ी है हो ऐसा, कोई पॉसिबल नहीं है। सही बोला। तो ये लो भाई, स्नेलन चार्ट से दूर का विजन चेक किया जाता है, इस चेहरा से कलर विजन चेक किया जाता है, ये आपको पता है।
जैगर चार्ट से नियर विजन चेक किया जाता है। कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन टेस्ट से पेरिफेरल विजन चेक किया जाता है। ये 4 नाम याद कर लो। आपकी आंख में 2 चीजें होती है, एक होती है रॉड, एक होता है कॉन। कॉन सेंट्रल विजन और कलर विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। रोड पेरिफेरल विजन, और रोड मतलब रात, डिम लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। डिम लाइट मतलब ब्लैक एंड व्हाइट विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल। इसको वापस समझना। आप इस प्रोग्राम को कौन सपोर्ट करती है, मैंने पहले भी बता दिया, डानिडा। जैसे टीबी प्रोग्राम को सीडा, वेजेक्टोमी को यूएनएफपीए, जैसे इसको डानिडा। अब सुनो 2 बात, ये लिख लिया। इसमें क्या दिया जाता है, विटामिन ए दिया जाता है ना, विटामिन ए दिया जाता है। इतना लिखो, फिर मैं कौन और रोड के बारे में बता देता हूं, उसके बाद अपन कल पढ़ेंगे। कौन और रोड के बारे में बता दूं। आंख में 2 होते हैं, एक का नाम है रोड, ये डानिडा याद कर लेना। टीबी का सीडा है, वेजेक्टोमी फैमिली प्लानिंग वाले का नाम है यूएनएफपीए, इसका डानिडा, दानिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। अब आओ फर्स्ट, एक होता है रोड, एक होता है कॉन्स। कॉन्स का मतलब है कलर विजन। कलर विजन इसका मतलब है सेंट्रल विजन। ये ब्राइट लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अरे चमकदार, चमकदार का मतलब ही तो कलर हुआ, ब्राइट लाइट। रोड का मतलब है रात, रात का मतलब है डिम लाइट, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अरे अंधेरे में कैसी लाइट होगी, चमकदार होगी क्या, ब्लैक एंड लाइट विजन। ये सेंट्रल विजन है, तो ये कैसा, पेरिफेरल विजन। डिम लाइट हो गया रात, अंधेरा। रोड अंधेरे में भी काम कर सकता है, कौन कलर में काम करता है। सही बात है, सही बताया। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ेंगे अपन, बहुत जल्दी पढ़ेंगे ना, कल और पढ़ेंगे। चमकदार लोगों, अपन कल चमकदार बात और करेंगे ना चमकदार बात। अभी आप 1.5 घंटा आपके पास है, सो जाओ, खाओ पियो, जूस पियो, शेक पियो, कुछ भी करो, रेस्ट कर लो। मैं भी 8:30 बजे वापस आ रहा हूँ, आप भी 8:30 बजे वापस आ जाना। फिर हम पढ़ेंगे कातिल कातिल सवाल, मस्त वाले सवाल, ठीक है। तब तक के लिए आप रेस्ट करो, तब तक के लिए मैं भी रेस्ट कर लेता हूँ। मेरे भी पैरों में स्वेलिंग हो गई खड़े खड़े। अब तब तक मैं भी पैर ऐसे करके, कल पढ़ा था ना कि स्वेलिंग, पैरों की स्वेलिंग कम करने के लिए क्या करना चाहिए, मरीज को सुला देना चाहिए, लेग को एलिवेट कर लेना चाहिए। थोड़ी देर मैं भी ऐसे कर लेता हूँ, आप भी कर लो, तब तक फिर वापस आते हैं अपन, है ना। ओके, टेक केयर।